हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे आईएससी 12th कॉमर्स 2024-25 चैप्टर नंबर 14 दैट इज मार्केटिंग मिक्स। तो मैंने इससे पहले के सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो आपके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। ये आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है, बट इससे काफ़ी केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं और ये काफ़ी आप लोगों के एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज मिक्सचर ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मार्केटिंग मिक्स। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग, बट वो 4 कैटेगरी हमने बना दी। या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड लेंगे, या फिर प्राइस से रिलेटेड लेंगे, या फिर हम अपने सामान को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, प्लेस मिक्स के बारे में लेंगे, और प्रमोशन, उसको प्रमोट कैसे करें, कैसे लोगों को पता चले कि हमने कोई गुड प्रोड्यूस किया है या कोई सर्विस प्रोड्यूस की है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स से। तो प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज बेसिकली, प्रोडक्ट का मतलब टेंजिबल गुड, जो टेंजिबल है, जिसको हम देख और छू सकते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट। इट इज विजिबल कंपोनेंट। क्या है ये? विजिबल कंपोनेंट। तो विजिबल कंपोनेंट इसका इन द सेंस इट कैन बी सीन एंड टच्ड, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है, इसके 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला है कोर बेनिफिट। जैसे आपने कोई कार खरीदी, तो जो कार है उसका मेन बेनिफिट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कोर बेनिफिट, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, इसके अलावा एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो सकता है, जैसे फ्यूल एफिशिएंसी है। कार जो आपने खरीदी है वो 1 लीटर में ज्यादा किलोमीटर चलेगी, तो फ्यूल एफिशिएंसी कौन सा बेनिफिट हो गया इसका? इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड बेनिफिट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो। और ऑगमेंटेड बेनिफिट का मतलब है एक्स्ट्रा बेनिफिट। जैसे आपको जो कार के लिए जो लोन मिला है वो इंटरेस्ट फ्री मिला है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तो दीज आर व्हाट कॉल्ड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब पॉइंट आता है कि भी आपका इसका, जैसे गुड़ का मैंने आपको बता दिया कि इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे गुड़ के क्या फीचर्स हैं? ये टेंजिबल होता है, इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं प्रोड्यूसर से। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। और ये होमोजीनियस होगा, जबकि सर्विसेज हमेशा होमोजीनियस नहीं होंगी। अब आपके जो इसके जो टाइप्स की बात करें, गुड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रोडक्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे एक है आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको कंज्यूमर यूज करता है फाइनल कंजम्पशन के लिए। इसमें 3 टाइप के फर्दर कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे आपको टूथपेस्ट खरीदना है, आप नियर बाय शॉप पे जाके ले आएंगे। मान लीजिए आपको कोई चिप्स का पैकेट खरीदना, नियर बाय शॉप से जाके ले आएंगे। कोई बाथिंग सोप लेना, नियर बाय शॉप से जाके ले आएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं, कोई चूज वगैरह कुछ करना नहीं है। ऑलरेडी ये रूटीन जॉब है, आपको पता है कि किस प्रोडक्ट को आपको खरीद के लाना है, तो दैट इज कन्वीनियंट प्रोडक्ट। दूसरा है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट होता है जिसके लिए आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। क्रॉकरी आइटम खरीदना है आपको, कोई आपको मान लीजिए कोई क्लोथ खरीदना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? शॉपिंग करेंगे। टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड शॉपिंग प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, कई दिन का टाइम भी लग सकता है। जैसे आपका ज्वेलरी आइटम्स हो गया, या फिर आपका कोई और ऐसा आइटम होगा जो स्पेशल एफर्ट्स जो रिक्वायर कर रहा है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो डायमंड लेना है, ज्वेलरी लेना है, तो दैट दे आर सम काइंड ऑफ आइटम जो आपको डेली तो खरीदने नहीं है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही करने। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम नहीं बोलेंगे, इसमें स्पेशल एफर्ट्स बोलेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम बात करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसी के अंदर कंज्यूमर में आपके ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल भी हम कह सकते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ही ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल भी कह सकते हैं। ड्यूरेबल जो लंबे टाइम तक चलेंगे, नॉन ड्यूरेबल जो कम टाइम चलेंगे। आपने कहा सर कैसे? ये ड्यूरेबिलिटी के बेस पे। किसके बेस पे? ड्यूरेबिलिटी के बेस पे। और शॉपिंग एफर्ट्स के बेस पे 3 हो गए। तो इसका मतलब हमने बोला कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, पहली बात तो हमने प्रोडक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, दूसरे आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो या तो कंज्यूमर के एफर्ट्स के बेस पे, जो कि मैंने अभी आपको बोला, आपका कन्वीनियंस प्रोडक्ट आपके, दूसरा मैंने आपको बोला कन्वीनियंस के बाद शॉपिंग प्रोडक्ट्स, और तीसरे आपके स्पेशलिटी प्रोडक्ट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड नॉन ड्यूरेबल
प्रोडक्ट्स। अब जैसे मान लीजिए आपका ब्रेड है, बटर है, एग है, वो नॉन ड्यूरेबल है, बट अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, टीवी खरीदा है, वो क्या माने जाएंगे? ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अगला हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन के लिए आपको उनको यूज करना है। क्लियर? तो इसमें रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ मटेरियल क्या है? आपका जो रॉ मटेरियल जो है मटेरियल इन द क्रूड फॉर्म, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? फिनिश गुड्स में। आपके ऑपरेटिंग सप्लाईज हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सप्लाई जैसे नट बोल्ट्स वगैरह, जो कि दे डोंट बिकम द पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, बट जो आपका जो रॉ मटेरियल है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा है आपका इंस्टॉलेशन। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको क्या बोलेंगे हम? इंस्टॉलेशंस। एसेसरी आइटम्स हैं। एसेसरी आइटम्स में जैसे आपका लेथ मशीन हो गई, पोर्टेबल ड्रिल हो गई, हैंड टूल्स हो गए, तो दीज आर व्हाट कॉल्ड, जिनकी कैपिटल वैल्यू तो है, वो जस्ट लाइक ए मशीन है, बट उनकी वैल्यू थोड़ी कंपैरेटिवली कम है। और फिर फैब्रिकेटेड पार्ट्स हो गए। फैब्रिकेटेड पार्ट्स हमारे प्रोडक्ट का जो है वो पार्ट है पर प्री प्रोड्यूस है। वो प्री प्रोड्यूस का मतलब जैसे आपने पीसी बनाया और पीसी के साथ माउस आपने अलग से उसमें साथ में अटैच कर दिया, या आपने कार बनाई, कार के साथ टायर कहीं से पहले ही जो प्री मैन्युफैक्चर्ड है उनको आपने लाके उस पर लगा दिया, तो प्री मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का पार्ट बन जाते हैं। दे आर प्री प्रोड्यूस्ड आइटम्स विच बिकम द पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। क्लियर? तो अब इसकी फीचर्स क्या हैं? जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे बायर्स कम होते हैं, ये तो बहुत क्लियर है कि बायर्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रीज में ही बाय किया जाएगा, तो इसके बायर्स फ्यू होते हैं और इनकी जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड होती है। आपने कहा सर कैसे? मान लीजिए जिस मशीन से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई तो उस मशीन की डिमांड भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद है इनका आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो छोटा रहता है, क्योंकि आपको ये स्कैटर्ड तो है नहीं, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा तो है नहीं, बट जो कंज्यूमर्स हैं वो थ्रू आउट पूरे कंट्री में स्प्रेड रहते हैं, तो वहाँ पे आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा रखना पड़ता है। यहाँ पे छोटा चैनल रहेगा और आपका इसमें मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। बायर्स फ्यू हैं और डिराइव डिमांड है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो छोटा रहता है और इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स और इसमें टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। अगला हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो सर्विसेज क्या होती है? देखिए, प्रोडक्ट का जस्ट उल्टा कर दीजिए। प्रोडक्ट्स को हम स्टोर कर सकते हैं, उनको देख और छू सकते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर से सेपरेट कर सकते हैं, बट जो सर्विसेज हैं दे आर इंटेंजिबल, उनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर से। डॉक्टर से उसकी डॉक्टर की स्किल्स को अलग नहीं कर सकते, टीचर से उसकी टीचिंग स्किल्स को अलग नहीं कर सकते हैं, और मोर ओवर यहाँ पे हम उन सर्विसेज को स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। हम ये जाके नहीं कह सकते डॉक्टर के पास कि भाई चलिए हमारा इलाज पूरा एक साथ कर दीजिए पूरी जिंदगी भर का, ऐसा तो कर नहीं सकते, बट आप प्रोडक्ट बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो अब डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट और सर्विस में? पहला है टेंजिबिलिटी के बेस में, एक टेंजिबल है, दूसरा इंटेंजिबल है। एक को स्टोर कर सकते हैं, एक को स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक को आप सेपरेट कर सकते हैं, दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज रहेंगे, हर बार सेम प्रोडक्ट मिल सकता है, बट हर बार सेम सर्विस मिलेगी वो जरूरी नहीं है। एक टाइम जब गए थे डॉक्टर से इलाज कराने, उसका मूड अच्छा था, अच्छे से ट्रीट किया, दूसरी बात वो बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी वी डोंट नो, बट हर बार सेम काइंड की सर्विस आपको मिलेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। और टाइम लैग, प्रोडक्ट्स कैन बी बॉट इन एडवांस ऑफ नीड। आप प्रोडक्ट को पहले ही खरीद के रख सकते हैं, नीड बाद में है, जबकि सर्विस को आपको तभी खरीदना पड़ेगा जब उसकी जरूरत है, उसको आप एडवांस में खरीद के नहीं रख सकते। प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जा सकता है, सर्विस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक इतना काफी रहेगा। और इसके अलावा इट कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली, प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कांट बी ट्रांसफर्ड एट ऑल। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज प्रोवाइडिंग ए यूनिक नेम और ए सिंबल टू द प्रोडक्ट सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग में आपके तीन कैटेगरी, अच्छा ब्रांडिंग में ही एक वर्ड आ जाता है ट्रेडमार्क। अच्छा, इसमें ब्रांड नेम ब्रांड मार्क भी आता है। ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं तो दैट इज ब्रांड नेम, एंड ब्रांड का वो हिस्सा जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रांड मार्क। जैसे अमूल के अंदर एक एनिमेटेड गर्ल है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्रांड मार्क। एक इसमें टर्म होता है ट्रेडमार्क, जब हम अपने ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, जब हम उसको रजिस्टर कर देते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, दैट बिकम्स व्हाट ट्रेडमार्क। तो इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल गया तो इसका मतलब कोई और इसको हमारी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता है। अब इसमें तीन कैटेगरीज हो सकती हैं आपकी ब्रांड की। पहला है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग का मतलब है कंपनी वही है पर कंपनी ने कई सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग नाम से उतारे। जैसे मान लीजिए शेविंग क्रीम, जैसे P&G का इन्होंने एग्जांपल दिया है,
प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है उसका जो कैमे है वो सोप के लिए, एरियल जो है डिटर्जेंट के लिए, हेड एंड शोल्डर्स जो है शैम्पू के लिए, और ओल्ड स्पाइस जो है वो आफ्टर शेव जो है उन्होंने लोशन बनाया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी वही है पर उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग नाम से मार्केट में उतारा। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग। एक होता है ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सैमसंग है तो आप सैमसंग का फ्रिज ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, या फिर आप मोबाइल फोन ले लीजिए। तो ये सब क्या है, ये आपका, या गोदरेज ले लीजिए आप, तो हर जगह टाटा, टाटा ले लीजिए, हर जगह टाटा ही लिखा मिलेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। अंडर दिस द फर्म यूजेस वन ब्रांड नेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। अगला है आपका कंपनी कम इंडिविजुअल नेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया टाइगर मतलब बिस्किट जो है, ब्रिटानिया टाइगर है, ब्रिटानिया मैरी है, मतलब बिस्किट में ही वैरायटी, ब्रिटानिया मैरी है, ब्रिटानिया गुड डे है, ब्रिटानिया टाइगर है, तो बिस्किट में ही ब्रिटानिया क्रीम ट्रीट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी का नाम पहले और फिर एक सेपरेट इंडिविजुअल नेम, मतलब बिस्किट में ही उन्होंने 3-4 कैटेगरी निकाल दी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंपनी कम इंडिविजुअल नेम। ट्रेडमार्क मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके बाद अगला है एडवांटेजेस टू द मार्केटर। मार्केटर का मतलब जो मार्केट जो उसे बेचेगा उसको क्या फायदा है। उसको फायदा है वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाएगा, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उसका अच्छा प्राइस चार्ज कर पाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हेल्प मिलेगा, और इसके अलावा आपका जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। सेलिंग कॉस्ट कम क्यों हो जाएगी, जो ब्रांड जो है उनकी आपकी सेल भी अच्छी खासी होगी। ब्रांड हेल्प्स टू रिड्यूस द सेलिंग कॉस्ट। डीलर्स आर रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इवन एट लो मार्जिन। आप देखिए लोकल प्रोडक्ट के लिए जो सेलर होगा, जो आपका जो मिडल मैन होगा, ज्यादा मार्जिन की डिमांड करता है, जबकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो बहुत कम मार्जिन पे भी वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि सामान जल्दी बिक जाता है। अच्छा, अब कस्टमर को भी तो कुछ फायदा मिलेगा, उसको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। अगर मान लीजिए आप दुकान पे जाके कहते हैं यार वो जो मैं प्रोडक्ट ले गया था ना वही वाला दे दो, या अगर यार भाई मुझे तो पता नहीं कौन सा, अरे वही वाला जो मैंने बोला था, बिल्कुल वही वाला दे दो, अरे यार भाई नहीं याद है। अब आपको उसका कोई ब्रांड नेम तो था नहीं, वो लोकल प्रोडक्ट था, तो फिर उसको आइडेंटिफाई करना कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। फिर उसकी क्वालिटी इंश्योर करते हैं। अब आपने कहा सर क्यों, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए कंपनी ने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया होता है, और जब इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया होता है तो आप सोचिए कि उसकी फिर क्वालिटी पे तो वो ध्यान देंगे ना। तो इसका मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट में कस्टमर को ये इंश्योर होता है कि उसको अच्छी क्वालिटी मिल रही है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा और स्टेटस सिंबल भी। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा प्राउड फील होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अगला है लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ब्रांड और लेबल में क्या डिफरेंस है। तो जो लेबलिंग होता है, लेबलिंग का मतलब होता है पुटिंग द लेबल ऑन द प्रोडक्ट, पुटिंग द स्लिप ऑन द प्रोडक्ट। स्लिप जो उसके ऊपर चिपकी होती है, जो रैपर उसके ऊपर चिपका होता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लेबलिंग। आपने कहा सर लेबलिंग के फायदे क्या हैं। देखिए सबसे बड़ा लेबल का फायदा होता है कि इससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसको यूज कैसे करना है, वो सब उस पर लिखा होता है। अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है तो जैसे मान लीजिए इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो भी उसी के ऊपर लिखा होता है। जो ग्रेड है वो भी उसी के ऊपर लिखा होता है। और इसके अलावा आपका जो ग्रेड लेवल है, ग्रेड ग्रेड जो है वो उसके ऊपर लिखा होता है, ब्रांड का नाम भी उसी के ऊपर लिखा होता है, और जो प्राइस वगैरह है वो भी उसी के ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है। और फिर अगर आपको ये भी एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि नकली चीज़ों से सावधान, हमारे प्रोडक्ट के नकली प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हैं, इससे सावधान, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको लेवल के ऊपर ही देनी है। तो ब्रांड लेवल वो होता है जिसपे ब्रांड लिखा होता है, एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर पॉपुलराइजिंग द ब्रांड। और ग्रेड लेवल वो होता है जिसपे आपका जो स्लिप जो होती है, जो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रेड लिखा होता है, एम्फेसाइज करता है ग्रेड को। और डिस्क्रिप्टिव लेवल होता है जिसपे मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन होती है कि इसको कैसे यूज करना है। तो डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेचर एंड द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट जैसे। और एक होता है इंफॉर्मेटिव लेवल। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन। इस पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, हर चीज इस पे लिखी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंफॉर्मेटिव लेवल। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा फिर हम इसके फायदे भी हैं। तो फायदे क्या है कि भी आपको ब्रांड के बारे में जानकारी मिल रही है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको यूज कैसे करना है। कई बार आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कई बार आप ये कंफ्यूज रहते हैं यार इसको यूज कैसे करना है, तो उसके ऊपर जो लेवल के ऊपर सारा लिखा होता है कि इसको इस तरीके से यूज करना है। या जैसे कोई मेडिसिन है तो उस पर लिखा होता है इसकी इतनी डोज लेनी है, अगर आपकी एज ये है तो इतनी डोज है, इतनी एज है तो इतनी डोज है, तो वो सारी चीजें भी उसके ऊपर लिखी होती है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं पैकेजिंग की। तो इसमें दो वर्ड आ जाते हैं हमारे, पैकिंग और पैकेजिंग। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था।
पैकिंग का मतलब होता है रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग, कंप्रेसिंग द प्रोडक्ट सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पिल्फरेज, ब्रेकेज, लीकेज, पैकिंग। एंड पैकेजिंग का मतलब होता है जो डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट पैकेजेस, पैकेजेस मींस कंटेनर्स को डिजाइन करना, मतलब जिस बोतल में वो सामान भरा हुआ है उस बोतल का डिजाइन क्या होगा, उस बोतल का कलर क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, तो वो सारी चीजें डिसाइड करना इज व्हाट कॉल्ड पैकेजिंग। अब जो पैकेजिंग है इस पे आपका केस स्टडी बन के आ सकता है। केस स्टडी क्या आ सकता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसको जिसके अंदर फिल किया गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी पैकेज। उसकी एक्स्ट्रा केयर के लिए जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो टूथपेस्ट जिस ट्यूब में भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी पैकेज। और उसके बाद उसके एक्स्ट्रा केयर के लिए एक कार्डबोर्ड का जो बना होता है बॉक्स टाइप छोटा सा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी पैकेज, एक्स्ट्रा केयर के लिए। और बड़े बड़े डिब्बों के अंदर जब हम उसको फिल करके आगे लेके जाते हैं ट्रक्स वगैरह में भर के, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, जो कि हैंडलिंग के लिए होता है। तो इस पे केस स्टडी बन के आ सकती है। तो इसके फायदे क्या हैं, पैकेजिंग के प्रोटेक्शन मिलता है, आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट को आसान होता है, और फिर प्रेस्टीज भी है कि कुछ अच्छी पैकेजिंग का आप अच्छा चार्ज भी कर सकते हैं। और कुछ पैकेजिंग तो ऐसी होती है कि कस्टमर उसे फेंकना भी नहीं चाहता है, उसको वो फर्दर यूज कर लेता है। आपने देखा होगा जब आपका घी का डिब्बा खाली हो जाता है प्लास्टिक का, तो उसके अंदर वो अपनी दालें वगैरह या कुछ कुछ और सामान भी रख देते हैं। तो वो इसका मतलब है कि अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है तो लंबे टाइम तक जब तक उनकी रसोई में रहेगा वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता रहेगा। तो ये इसके बेनिफिट रहेंगे, कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट है, तो इससे हैंडलिंग ईजी हो जाती है और एक सेटिस्फेक्शन फील होता है कि जितनी अच्छी पैकेजिंग है उतना अच्छा उसका प्राइस भी रहता है, उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी भी होती है। नेक्स्ट है आपका प्राइस मिक्स। अब तक मैंने जो डिस्कस किया वो पहला पी कंप्लीट डिस्कस किया, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, खासकर हमारे इंडिया में तो प्राइस मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो खरीदा जाता है तो सबसे पहले कस्टमर एक ही बात पूछता है, व्हाट इज द प्राइस। तो प्राइस हमारे कंट्री में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राइस को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसे पहला आपका है ऑब्जेक्टिव। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल को मैक्सिमाइज करना, तो फिर हम थोड़ा कम रेट पे ज़्यादा सेल करेंगे, और अगर हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो थोड़ा हम महंगा बेचेंगे। दूसरा है आपका कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आप प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे, कॉस्ट कम है तो प्राइस भी कम रखेंगे। इसके अलावा कस्टमर डिमांड। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है तो आप अपना रेट भी बढ़ा देंगे। दूसरा है कंपटीशन इन द मार्केट। अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, अगर मार्केट में क्या है, अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर आप सस्ता रेट रखेंगे। देन आपका क्वालिटी एंड सर्विस। अगर आप अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हैं, तो आप थोड़ा महंगा चार्ज करेंगे। तो ये है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर उस आपके प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहा है कि वो उसको खरीद के प्रेस्टीज फील करता है, रेप्यूट फील करता है, तो आप थोड़ा महंगा चार्ज करेंगे। तो उसका बाइंग मोटिव क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हमने बहुत सारी प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज यूज किए हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट भी किया है, पर्सनल सेलिंग किया है, हमने बाय टू गेट वन फ्री भी किया है, तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। अगला है हमारा प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स आपका थर्ड पी हो गया, प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब है कस्टमर तक सामान को आपको पहुंचाना है, उसके लिए आपको मिडिल मैन की हेल्प लेनी है। तो इसमें हमें दो चीजें फोकस करनी है, एक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमारा चैनल होगा प्रोड्यूसर से कस्टमर के बीच में, तो अगर वो जीरो चैनल है, मतलब बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट चैनल भी कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हैं, डायरेक्ट चैनल। तो डायरेक्ट चैनल का मतलब जीरो चैनल, मतलब बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। वन चैनल में केवल बीच में एक होगा रिटेलर। अगर टू चैनल है तो बीच में दो होंगे, होलसेलर रिटेलर। तीन है तो एजेंट, होलसेलर और रिटेलर होंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम में पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ आप इसको करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे है यूनिट वैल्यू। अगर यूनिट वैल्यू ज्यादा है, अगर उसकी वैल्यू बहुत महंगा है तो छोटा चैनल रहेगा, क्योंकि हर शॉप पे आप उसे रख नहीं सकते। और अगर छोटी वैल्यू है तो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा हो सकता है। पेरिशेबल है, जल्दी खराब होने वाला है, तो छोटा चैनल, क्योंकि बड़ा चैनल रखा तो वो खराब हो जाएगा। और अगर आपका अगला है बल्की एंड वेट प्रोडक्ट। अगर बल्की प्रोडक्ट है तो छोटा चैनल, अगर लाइट वेट प्रोडक्ट है तो बड़ा चैनल। देन आपका स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है तो बड़ा चैनल रख सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट तो आपको खुद ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसको रिटेलर रखने के लिए तैयार नहीं है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा चैनल भी उतना छोटा होगा। जैसे टेक्निकल नेचर का प्रोडक्ट है तो आपको छोटा चैनल ही रखना पड़ेगा। अगला है मार्केट रिलेटेड। मार्केट रिलेटेड में जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इन द कंज्यूमर मार्केट लॉन्गर चैनल रखना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर आपका वाइड स्प्रेड है। साइज ऑफ द मार्केट।
अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो छोटा चैनल रखना पड़ेगा। दूसरा है आपका साइज ऑफ द मार्केट, अगर आपका फ्यू कस्टमर्स हैं तो आपको छोटा चैनल रखना है। अगर वाइड स्प्रेड पूरे कंट्री में फैले हुए कस्टमर्स हैं तो बड़ा चैनल। ज्योग्राफिकल सिचुएशन, बायर्स आर कंसंट्रेटेड इन लिमिटेड एरिया, आपके सारे बायर एक ही जगह पे रहते हैं तो आपको छोटा चैनल रखना है, और पूरे स्प्रेड हैं तो बड़ा चैनल रखना है। साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, अगर आपका जो ऑर्डर्स जो हैं वो लगातार छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, लगातार मिलते रहते हैं तो बड़ा चैनल रखना पड़ेगा। और अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्डर एक ही बार या बहुत ही मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो छोटा चैनल रखना पड़ेगा। अगला है कंपनी रिलेटेड फैक्टर। कंपनी रिलेटेड फैक्टर में जैसे आपका है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो अपने खुद के आउटलेट्स ही खोलकर सामान को बेच सकती है, तो इसमें कोई चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप रेमंड्स और बाटा का एग्जांपल ले सकते हैं, उसके उनके खुद के आउटलेट्स होते हैं तो वो मिडलमैन की हेल्प नहीं लेते। अगला है डिजायर फॉर कंट्रोल, अगर उनका खुद का मन है कि हम अपना चैनल खुद सेटअप करेंगे तो फिर वो अपना चैनल बनाएंगे, मिडलमैन की हेल्प नहीं लेंगे। बट अगर उनका ऐसा डिजायर नहीं है तो दे विल यूज द मिडलमैन हेल्प, दे विल टेक द हेल्प ऑफ मिडलमैन। ठीक है, तो ये है। अगला है आपका मिडलमैन रिलेटेड, मिडलमैन में जैसे अवेलेबिलिटी, जैसे आपका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई मिडलमैन अवेलेबल ही नहीं है, व्हेन डिजायर टाइप ऑफ मिडलमैन आर नॉट अवेलेबल, तो फिर कंपनी को खुद ही डायरेक्ट कस्टमर तक सामान को बेचना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कस्टम एंड कंपटीशन क्या है, कि जैसे कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं एक ही पर्टिकुलर शॉप पे मिलेंगे, उसके लिए आपको अलग अलग जाने की जरूरत है। जैसे आपने लॉक खरीदने हैं तो वो हार्डवेयर स्टोर पे ही मिलते हैं, तो आपको पता है वो कस्टम है, आपको पता है उस टाइप का प्रोडक्ट वहीं पर मिलेगा। आप मान लीजिए उसको लेने के लिए किसी दूसरी शॉप पे तो जा नहीं सकते, आप ग्रोसरी स्टोर पे जाके तो बोल नहीं सकते कि भाई आप लॉक्स दे दीजिए। यूजुअली कुछ कुछ छोटे मोटे लॉक्स मिल जाते हैं वहाँ पे, बट यूजुअली आपको बड़े और अच्छी क्वालिटी के जो लॉक्स चाहिए वो आपको हार्डवेयर स्टोर पे ही मिलते हैं। तो ये आपका अच्छा। फिर कॉम्पिटिटर्स कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं आपको उसे भी फोकस करना पड़ेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी इसी का पार्ट है प्लेस मिक्स का, दो मैंने बताए थे, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें चार चीजें आपको याद करनी है। पहला वेयरहाउसिंग, ये आपको आता है, लिख सकते हैं। वेयरहाउसिंग का मतलब स्टोरिंग द गुड्स टिल दे आर कंज्यूम, और ट्रांसपोर्टेशन टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एक होता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एक होता है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपने कहा सर ये क्या होता है? देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है एक इन्वेंट्री, एक स्टोर होता है, उसमें एक स्टोर कीपर होता है, वो सामान को जब भी सामान आता है स्टोर के अंदर तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसको रिकॉर्ड करता है क्या क्या सामान आया है, और जब वो इशू होता है तो उसका भी रिकॉर्ड वो मेंटेन करता है। इसके अलावा उसका काम ये भी है कि जो ऑब्सलीट आइटम्स है जो खराब हो गए हैं उनको वहां से हटाना। इसके अलावा उसको ये भी डिसाइड करना है कि किसी भी स्टॉक का जो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है वो मेंटेन रहे, अगर वो मिनिमम से नीचे जाएगा तो तुरंत ऑर्डर प्लेस करके नया सामान मंगा लेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। एक होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपने कहा सर ये क्या होता है? देखिए आप जैसे अमेजोन पे आप ऑर्डर करते हो तो क्या होता है, जब आप ऑर्डर करते हो तो कंपनी के रिकॉर्ड में जाता है, उसको रिकॉर्ड में लिखा जाता है, फिर वो कस्टमर की रेप्यूट को चेक करते हैं, कस्टमर की रेप्यूट ठीक है तो फिर वो उसको प्रिक्योर करते हैं स्टोर से या फिर मार्केट से, और फिर उसको शिप डिस्पैच करके फिर उसको शिप कर मतलब उसको पैक करके फिर उसको शिप कर देते हैं और फिर पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये भी किसका पार्ट है? आपका प्लेस मिक्स का। तो प्लेस मिक्स में मैंने आपको दो बोले, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ डिसीजंस अबाउट द प्रमोशन। आपने कहा सर ये भी मिक्सचर है? देखिए आपका मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो जो प्रमोशन मिक्स है उसके अंदर फर्दर आपके एलिमेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका है प्रमोशन मिक्स में पहला एलिमेंट हम बात करेंगे कि भी ये है आपका एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन of ideas, goods and services by an identified sponsor, that is what called एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के फायदे क्या होंगे? देखिए मैंने फीचर्स तो बताई दी, पेड फॉर्म है, पेमेंट करनी पड़ती है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, और फिर ये नॉन पर्सनल है, इम्पर्सनल होता है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं आप लिख सकते हैं। नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना आसान है, इसके थ्रू आप ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन को फाइट कर सकते हैं। अगला है आपका सेल्स प्रमोशन। व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन इज आपने कहा सर प्रमोशन मिक्स और सेल्स प्रमोशन क्या ये अलग अलग है? देखिए सेल्स प्रमोशन जो है वो छोटा टर्म है और प्रमोशन मिक्स बड़ा टर्म है। आपने कहा सर क्यों? क्योंकि प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन इज ए शॉर्ट टर्म टूल टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन द ऑफ सीजन। आपने कहा मतलब क्या हुआ सर? एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना नहीं है, क्योंकि अगर आप सेल्स प्रमोशन पूरा साल भर करेंगे तो कंपनी की इमेज खराब हो जाती है, लोग सोचते हैं कंपनी का प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। तो फिर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि ये शॉर्ट टर्म टूल है, इसमें हम देखते हैं बाय 2 गेट 1 फ्री, या फिर बाय दिस एंड गेट 200 ग्राम फ्री।
तो ये जो स्कीम है, कूपन्स हैं, डिस्काउंट कूपन्स हैं, तो ये सब क्या माना जाएगा आपका सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन रूटीन जॉब नहीं है, ये रेकरिंग जॉब नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग को सप्लीमेंट करता है। ये एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग से बिल्कुल अलग है, पर ये उनको हेल्प करता है। और ये टेम्परेरी एक्टिविटी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये टेम्परेरी एक्टिविटी है, इसको बार बार नहीं करना चाहिए, कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। इसके दो पर्पज मेन है, एक तो आपका जो पुराना स्टॉक है उसको क्लियर करना, और ऑफ सीजन में क्योंकि हमारी सेल कंपनी की गिर गई है उसको बढ़ाना। तो जो ये सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आती हैं ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आनी चाहिए, तभी आपकी सेल जंप भी करेगी और कंपनी की इमेज जो बिल्डअप रहेगी वो डाउन नहीं होगी। अब एडवर्टाइजमेंट में और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस है? जो एडवर्टाइजमेंट है वो पेड फॉर्म है, और जो सेल्स प्रमोशन जो है ये एक्टिविटी है नॉन रूटीन, और एडवर्टाइजमेंट रूटीन एक्टिविटी है, इसको आप थ्रू आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एडवर्टाइजमेंट में आपकी फेवरेबल इमेज क्रिएट होती है प्रोडक्ट की, जबकि यहाँ पे तो आपकी सामान बिक ही जाएगा, करंट सेल हो जाएगी इसके अंदर तो सेल्स प्रमोशन में। और एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, और आपका जो सेल्स प्रमोशन है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और इसके अलावा तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है कि इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, और ये क्या है? सेल्स प्रमोशन पुशेस द कस्टमर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। वो पुश करता है, पुश द प्रोडक्ट टूवर्ड्स द कस्टमर। ये प्रोडक्ट को पुश करके ला रहा है कस्टमर तक, और वो क्या है? वो कस्टमर को पुश कर रहा है प्रोडक्ट के पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग गुड्स पर्सनली, सेलिंग गुड्स पर्सनली। पर्सनल सेलिंग मतलब फेस टू फेस होता है। अगर आपसे बोला जाए कि सर महंगा कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट या पर्सनल सेलिंग, तो सेल्स पर्सनल सेलिंग महंगा है, क्योंकि घर घर जाके कस्टमर से मिलना है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। बट कंप्लीट टूल ऑफ सेल कौन सा है? कंप्लीट टूल का मतलब जहां सामान बिक भी जाएगा साथ में, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कंप्लीट टूल है, जबकि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट टूल ऑफ सेल नहीं है, वो केवल कस्टमर को इन्फॉर्म करता है। तो और महंगा कौन सा है? पर्सनल सेलिंग महंगा है। टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा लगेगा। और किसके अंदर कौन सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? पर्सनल सेलिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जब ये एडवर्टाइजमेंट एक बार फिक्स होगी तो उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और फीडबैक, फीडबैक जो है आपका पर्सनल सेलिंग में इमीडिएट मिल जाता है, उसके अंदर डिले हो जाता है। और लास्ट टॉपिक हम करेंगे पब्लिसिटी। देखिए पब्लिसिटी जो होती है वो पेड फॉर्म नहीं होती है, ये डायरेक्टली पेड नहीं होती है। इसके अंदर आप ये फेवरेबल इमेज और अनफेवरेबल इमेज दोनों क्रिएट कर सकती है। ये एक एज ए न्यूज आती है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल में। माउथ कन्वेंसिंग भी पब्लिसिटी का पार्ट है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली पेड। पब्लिसिटी कवर्स फेवरेबल न्यूज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बट ये अनफेवरेबल भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो में आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई न्यूज आ जाती है, तो वो कंपनी की या फर्म की फेवरेबल इमेज या अनफेवरेबल इमेज क्रिएट कर देती है। तो होप सो मैंने आप लोगों से, अच्छा जैसे एडवर्टाइजमेंट में और जैसे पब्लिसिटी में देखेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट में पेमेंट करनी पड़ती है, पब्लिसिटी में पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, वो न्यूज़ है। जैसे आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी वो अब अगले दिन एज ए न्यूज़ आएगा, उसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, हम बोलेंगे पब्लिसिटी। तो होप सो मैंने आप लोगों से जितने भी टॉपिक्स थे आपके जो मार्केटिंग मिक्स के वो डिस्कस किए हैं। ये आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा। एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अपने जूनियर फ्रेंड्स को भी आप मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।